नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीसीएस पाठशाला पर। और जैसे कि हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस कंप्लीट कर रहे थे और हम लोगों ने पिछली क्लास में मुझे लगता है 235 ऐसे कुछ क्वेश्चन कर लिए थे और आज इस क्लास में उसके आगे के क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। बच्चों, ये एक ऐसी सीरीज़ है जो किसी भी परीक्षा में आपको काम आएगी। आपके सब्जेक्ट में अगर पॉलिटी का क्वेश्चन आ रहा है तो ये एक नियमित सीरीज़ है, मतलब कभी भी आपको एग्ज़ाम देना है तो आप इस सीरीज़ को देख करके जा सकते हैं, जल्दी से रिवीजन हो जाएगा आपका। और दूसरी बात ये है कि आसानी से आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, क्वेश्चन तो समझ में आएगा ही, उससे जुड़े हुए जो फैक्ट होंगे वो भी यहाँ पर आसानी से डिस्कस हो जाते हैं, तो रिवीजन बड़ा तेज होगा। तो ऐसे ही हर विषयों की सीरीज़ आपके इस चैनल पर उपलब्ध होगी। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो आप चैनल से जुड़ जाइए। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है ना, ये सारे वीडियोस जो है आपको धीरे धीरे उपलब्ध हो जाएंगे। आपको घटना चक्र भी सॉल्व करना है तो आप यही वीडियोस देख ले, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए, तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग उसके आगे से क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, आपको करना क्या है, क्वेश्चन देखना है, मन करे तो पॉज कर लीजिए और पॉज करके अपने उत्तर सोच लीजिए, फिर आगे वीडियो को चलाइए, और ताकि जो है आप मिलान कर सकें और अपना क्वेश्चन, अपना आंसर क्यों गलत हुआ इस बात की जांच भी कर सके। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। हम जैसे ही भारत के उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो एक चीज़ आप सभी लोग ना ढूंढ करके कॉपी पेन लेके बैठिएगा तो बेनिफिट होगा। आपको बताना है, कमेंट करना है, आपको कमेंट करके बताना है कि उपराष्ट्रपति का जो बात है वो किस अनुच्छेद में है। ठीक है, जैसे हम लोग अनुच्छेद 52 बोलते हैं, कहते हैं राष्ट्रपति की चर्चा की जाती है, तो वैसे ही उपराष्ट्रपति का आर्टिकल आपको अपने कमेंट के द्वारा, अपने क्या कहते हैं, ढूंढ करके बताना है। नहीं आता तो ढूंढिए। बच्चे, जो हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति जैसे हमारा राष्ट्रपति जो है वो पहला नागरिक होता है देश का, तो वैसे ही उपराष्ट्रपति जो होता है हमारे देश का दूसरा नागरिक होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में अगर बात करें तो जब उपराष्ट्रपति का चयन होता है तो कुछ ज़रूरी बातें, जैसे राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष की आयु होती है, वैसे ही उपराष्ट्रपति के लिए भी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में एक बड़ा अंतर ये होता है कि जो राष्ट्रपति होता है बच्चे, उसके पास लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होती है, जबकि जो उपराष्ट्रपति होता है ये किसके सदस्य बनने की योग्यता रखता है, राज्यसभा या संसद के उच्च सदन, ठीक है, की योग्यता रखता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो केवल चुनाव ही होता है उपराष्ट्रपति का, बाकी संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए कोई भी कार्य नहीं दिया गया है। इसीलिए कई बार तो यह भी क्वेश्चन बना है कि हमारा संविधान किस पद के लिए मौन है, मतलब कौन सा ऐसा पद है जिसके लिए संविधान कुछ नहीं बोलता है। तो उपराष्ट्रपति का पद का केवल इलेक्शन होता है, और जैसे ही उपराष्ट्रपति पद का इलेक्शन होता है तो जो भी व्यक्ति इलेक्शन जीतता है ना बच्चे, वो तुरंत का तुरंत राज्यसभा का सभापति बन जाता है, राज्यसभा का सभापति हो जाता है। यहाँ से एक पेपर बनता है, पेपर में क्वेश्चन बनता है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो राज्यसभा का पादेन सभापति है। पादेन सभापति का मतलब है इलेक्शन भले ही उपराष्ट्रपति का जीता है, लेकिन वो हमेशा अध्यक्ष के सदन का कहलाएगा, वो कहलाएगा राज्यसभा का। तो राज्यसभा का पादेन सभापति कौन होता है, वो होता है उपराष्ट्रपति। यहीं से क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उस सदन का सदस्य तो नहीं होता लेकिन उस सदन की अध्यक्षता करता है। तो उपराष्ट्रपति ही है जो कि राज्यसभा का सदस्य तो नहीं है, हाँ राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता है उसके पास, लेकिन वो सदस्य नहीं है। ठीक है, तो वो राज्यसभा का अध्यक्ष भी होता है। जब भी उपराष्ट्रपति को हटाना होगा बच्चे, तो हम क्या करेंगे, राज्यसभा का प्रभावी बहुमत चाहिए और लोकसभा का साधारण बहुमत चाहिए। ऐसे ही जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाते हैं तो लोकसभा का प्रभावी बहुमत चाहिए और राज्यसभा का साधारण बहुमत चाहिए। अगर आपको ये परेशानी है कि प्रभावी बहुमत और साधारण बहुमत क्या है, तो पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। आप जाके पुराने वीडियोस में, मतलब इसके पहले के वीडियोस देखेंगे तो वहाँ पर आसानी से चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो उपराष्ट्रपति से जुड़ी हुई इतनी कहानियाँ आपको समझनी होती हैं। एक बढ़िया प्रश्न ये आता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट देते हैं, मतलब कि कौन कौन निर्वाचक मंडल में आते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं,
ठीक है, ये एक प्रश्न बनता है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जब होता है तो आपको याद हो तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ पे जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य, इन सब लोग को मिला दिया जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल बनता है। मनोनीत लोग जो हैं वो भाग नहीं लेते, वो चाहे राज्य वाले हों और वो चाहे तो केंद्र वाले हों, ठीक है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य की विधानसभाएं भी भाग लेती हैं। जबकि अगर हम बात करें बच्चे किसकी, हम बात करें उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो यहाँ पे राज्य का कोई भी सदन भाग नहीं लेता, ठीक है। और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो राज्यसभा के सभी लोग और प्लस लोकसभा के सभी लोग, राज्यसभा के सभी लोग और प्लस लोकसभा के सभी लोग, ठीक है ना, राज्यसभा के सभी लोग और लोकसभा के सभी लोग, समझ रहे हैं, मतलब कि इसमें मनोनीत भी और निर्वाचित भी, तो ये दोनों मिला करके उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कहलाता है। तो ये बच्चे जरूरी बातें रही जो आपको जाननी थी, ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित। आइए क्वेश्चन पर विचार करते हैं। प्रश्न का उत्तर अभी तक आपने ढूंढ ही लिया होगा कि उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है भैया, तो विधानसभा की बात तो होगी नहीं, काट दो। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, चाहे निर्वाचित हों या चाहे मनोनीत, बिल्कुल बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर निर्वाचित सदस्य केवल दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। केवल राज्यसभा के सदस्य तो होता नहीं बच्चे, और इसलिए ये ऑप्शन भी कट गया। आपके पास बी जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है कि वार्षिक वित्त विवरण, ठीक है, वार्षिक वित्त विवरण मतलब कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, वार्षिक वित्त विवरण की बात कर रहा है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और बोल रहा है वित्त विधेयक, मतलब कि वित्त विधेयक, हालांकि इसको आप बेहतर हो धन विधेयक करके समझें, क्योंकि वित्त विधेयक का तो कोई भी अनुच्छेद यहाँ दिया ही नहीं है, ठीक है। तो धन विधेयक को संसद में इनमें से क्रमशः किन अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है। तो बच्चे जब हम वार्षिक वित्त पत्र की बात करते हैं, हम जब वार्षिक वित्त पत्र की बात करते हैं, इसका मतलब हम बजट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वार्षिक वित्त पत्र का मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, बजट। बजट नाम का शब्द हमारे संविधान में नहीं है। वैसे बजट का जो मूल मतलब होता है, कहा जाता है लेदर बैग कहा जाता है। हालांकि हमने इस पद्धति को छोड़ दिया, अब हम लोग क्या कहते हैं उसमें बही खाता लाल कलर के कपड़े में, ठीक है। अब की बार भी कल जो अंतरिम बजट पेश किया गया है तो आपने देखा हो तो रेड कलर के जो है कपड़े में, कपड़ा क्या था वो लैपटॉप चूंकि था तो इसलिए बैग रहा होगा, तो रेड कलर का जो बही खाता है उसके द्वारा पेश करते हैं। पहले इसे हम लोग बजट बोलते थे क्योंकि लेदर बैग में पेश करते थे। हम लोगों ने इसे ब्रिटेन से जो है वो इस टर्म को लिया था। तो हमारे संविधान में बजट नहीं है, हमारे संविधान में एक टर्म यूज किया गया है वार्षिक वित्त पत्र, वार्षिक वित्त पत्र, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमारे लिए संविधान में बजट के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, वार्षिक वित्त पत्र प्रयोग किया गया है। और बच्चा ये अनुच्छेद 112 में है, याद रखना। अगर कभी पूछे बजट किस अनुच्छेद में है संविधान के, तो वो किस में है, अनुच्छेद 112 में है। और अगर बात जब की जाए बच्चे वित्त विधेयक के बारे में या धन विधेयक के बारे में, तो जब धन विधेयक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 110 के तहत होता है, ठीक है, धन विधेयक। और धन विधेयक की एक विशेषता होती है जो पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि धन विधेयक जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से केवल लोकसभा में पेश होता है। तो धन विधेयक जब भी अनुच्छेद 110 की बात करेंगे, एक्चुअली धन विधेयक क्या, धन विधेयक के साथ साथ आप वित्त विधेयक भी रट के रखिए कि वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों जो है वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही और केवल लोकसभा में पेश होता है, ठीक है। एक यहाँ पर कैच है मतलब समझने का, कई बार क्या होता है ना, वित्त विधेयक को 2 श्रेणी में बांट देते हैं, एक तो श्रेणी 1 का वित्त विधेयक और एक श्रेणी 2 का वित्त विधेयक। तो जब कभी ये पूछे वो आपको पिंच करके कि श्रेणी 2 का वित्त विधेयक कहाँ पेश होगा, तो श्रेणी 2 का वित्त विधेयक ना लोकसभा राज्यसभा कहीं भी पेश हो सकता है, लेकिन जो श्रेणी 1 है वो केवल लोकसभा में पेश होगा। और अगर वो लेवल बोले ही ना कि ये कौन से लेवल का है, 1 है 2 है, श्रेणी बताए ही ना, और केवल पूछे धन और वित्त विधेयक, तो बता देना कि वो राष्ट्रपति की अनुमति से केवल लोकसभा में पेश होगा, ठीक है। तो धन विधेयक की बात करेंगे तो अनुच्छेद 110 में रहेंगे, और जब हम लोग वित्त विधेयक की बात करेंगे तो हम लोग किस अनुच्छेद में रहेंगे, हम लोग 117 अनुच्छेद की बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर कहीं 117 तो है नहीं, तो पहले वार्षिक वित्त पत्र की बात करें तो 112 होगा, 2 में 112 है, 111 से कोई रिलेशन है नहीं, तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा, 110 में है धन विधेयक और 112 में है वार्षिक वित्त विवरण, ठीक है। तो पूछ रहा था बजट
और धन विधेयक क्रमशः बताओ, मतलब पहले इसका अनुच्छेद आए फिर इसका अनुच्छेद आए। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत क्लियर हो गया होगा आपको आसानी से। हाँ, जैसे हम लोग धन विधेयक की बात करते हैं तो एक पेपर में प्रश्न और बनता है कि धन विधेयक जो है, कोई भी विधेयक अगर लोकसभा में मतलब किस सदन में धन विधेयक केवल पेश होता है, तो उत्तर होगा कि धन विधेयक केवल और केवल कहाँ पेश होता है, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश होता है। अगर पूछे कि किसकी पहले अनुमति चाहिए धन विधेयक को पेश करने के लिए, तो उत्तर है राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। ठीक है, तो धन विधेयक के बारे में एक बात याद रखोगे, किसकी अनुमति चाहिए, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए बच्चे। लेकिन एक बढ़िया प्रश्न ये पूछता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक सच में है कि नहीं है, या उस पर चर्चा धन विधेयक के रूप में होगी अथवा नहीं होगी, तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका जो फाइनल निर्णय होता है, अंतिम डिसीजन होता है, वो कौन करता है, तो भैया वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मतलब 238 नंबर यहाँ पे दिया ही है। हम लोग क्रमशः इस सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले लगभग 3 वीडियोस जो हैं बनाए जा चुके हैं। ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। अगर इस पूरी सीरीज़ को आप कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे लगता है पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें बहुत आपको फ़ायदा हो जाएगा, फिर अलग से बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, भारत के संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है। ठीक है, पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हुआ है। जब भी हम संचित निधि की बात करते हैं, हमारे पूरे संविधान में 2 निधियों के बारे में वर्णन है। एक तो संचित निधि, जिसे हम लोग अनुच्छेद किस में रखते हैं, 266 में। अब तो याद हो गई होंगी चीज़ें, पिछली कक्षा से लगातार हम इसको रिपीट करवा रहे हैं। और एक आकस्मिक निधि है बच्चे, इमरजेंसी फंड है। ठीक है, एक है इमरजेंसी फंड, एक है कंसोलिडेटेड फंड, इसे हम लोग संचित निधि बोलते हैं, और एक इमरजेंसी फंड है। ठीक है ना, और इसे क्या बोलते हैं हम लोग, आकस्मिक निधि बोलते हैं। और ये 267 में है। किस में है, 267 में है। कैसी निधि है, आकस्मिक निधि। ठीक है, तो अनुच्छेद भी याद रखना पूछ लेता है। और याद रखना भाई, 1 भी रुपया अगर खर्चा होगा संचित निधि से, तो वो संसद की अनुमति से ही खर्च होता है। 1 भी रुपया अगर खर्च होगा संचित निधि से, तो किसकी अनुमति से खर्च होगा, वो हमेशा और हमेशा किसकी अनुमति से खर्च होगा, वो संसद की अनुमति से ही खर्च होगा। बिना संसद की अनुमति से 1 भी रुपया जो है वो खर्च नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये बनता है कि संचित निधि से जो भी पैसे खर्चे होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो भैया से भारित होता है। एक संचित निधि से भारित होता है और एक संचित निधि पर भारित होता है। चार्ज्ड ऑन एंड चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड, पर भारित होता है। ठीक है, तो ऐसे खर्चे जिनको बार बार संसद के अनुमति की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें संचित निधि से भारित कहा जाता है। और ऐसे खर्चे जिन्हें बार बार संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें संचित निधि पर भारित खर्च कहा जाता है। उदाहरण के लिए हम आपको यह बताएं, आपने कई बार सुना होगा कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं या जो टीचर हैं, उनके वेतन रोक दिए जाते हैं, 2 महीने बाद 4 महीने बाद मिलते हैं। ठीक है, तो संसद की अनुमति नहीं मिली, इसलिए वेतन पास नहीं हुआ। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा जो बड़े पद हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा न्यायाधीशों का वेतन रुका हुआ है, राष्ट्रपति का वेतन रुका, उपराष्ट्रपतियों का वेतन रुका। तो ऐसे जितने महत्वपूर्ण पद हैं ना, वो ताकि भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो पैसों की कमी से, इसलिए उनके वेतन को नहीं रोका जाता है। और ऐसे वेतन जिन्हें बार बार संसद के अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे खर्च जो हैं जिन्हें बार बार संसद से अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ती, वो संचित निधि पर भारित खर्च होते हैं। और जिन्हें बार बार अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, वो संचित निधि से भारित होते हैं। बोलो यहां तक में कोई दिक्कत होगी? ठीक है, समझ में चीजें आ रही हैं। चलिए, तो अब पूछ रहा है कि संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा होगा, तो भैया संसद के अनुमोदन द्वारा होगा। बिना संसद के कहे हुए 1 भी रुपए खर्च नहीं होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है। ठीक है, आपको इसे समझना पड़ेगा। टैक्स लगाना और समाप्त करना बिल्कुल आता है। ठीक है, पैसे से संबंधित एक्चुअली क्या है, धन विधेयक में 110 के तहत जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब धन विधेयक मानी जाती हैं। 117 के तहत जो बातें कही गई हैं और विधेयक अगर उनके मामलों से संबंधित है तो उसे वित्त विधेयक कहा जाता है। तो टैक्स लगाना समाप्त करना ये धन विधेयक में आता है। ठीक है,
और भारत के संचित निधि के धन का विनियोग करना, ये भी आता है। इसका मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन जो होंगे वो आपके लिए सही होंगे, मतलब ए भी सही है, सी भी सही है, ठीक है ना। निधि से खर्च का विवरण देना, ठीक है, खर्च के विवरण की बात तो नहीं करेगा, लेकिन ए और सी है, इसका मतलब इनमें से एक अधिक का ऑप्शन जो होगा वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आप इसके लिए बहुत डिटेल चाहते हो तो आप जो है वो नेट पे जाकर के अनुच्छेद 110 के तहत जो विषय हैं उनको पढ़ लें तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। बहुत ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। अब तो बस इतना याद रखेंगे कि संचित निधि का कौन सा खर्च, संचित निधि से भारित पर भारित अनुच्छेद क्या होते हैं, ठीक है। बहुत डिटेल में डेप्थ में जाके आपकी परीक्षाओं में तो नहीं पूछे, लेकिन फिर भी अगर आपकी जागरूक वो है, क्यूरियोसिटी है कि जानना है तो जाके देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव, कुछ प्रस्ताव ऐसे होते हैं जो संसद में लाए जाते हैं। एक प्रस्ताव का नाम क्या है? कटौती प्रस्ताव। तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? कटौती प्रस्ताव में क्या होता है जरा सुनिए, कि जो विपक्ष है ना सरकार की नीतियों के खिलाफ, जैसे मान लीजिए बजट है, तो अगर मान लीजिए कहीं पर 100 करोड़ का बजट किसी में दिया गया है, तो विपक्ष क्या करता है सरकार की बेइज्जती करने के लिए ना, या कह लीजिए कि सरकार की किसी नीति पर थोड़ा रोक लगाने के लिए, उसकी आलोचना करने के लिए वो क्या करता है, वो एक प्रस्ताव ले आता है। उस प्रस्ताव का नाम है कटौती प्रस्ताव। वो 1 रुपए की कटौती करने की भी बात कर सकता है, हालांकि 1 रुपए की कटौती से कुछ होगा तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो यह दिखाना चाहता है कि जो आपने ये प्लानिंग बनाया हुआ है वो किसी काम का नहीं है, एक तरह से आलोचना करने का तरीका है। तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? नीतियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करना। ये ऐसे करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, सरकार को पता लगेगा कि इसमें कुछ खामी है, या मतलब सरकार की आलोचना होगी तो सरकार जो है उसे हो सकता है कि चीज़ों को सुधार कर ले, ठीक है। कार्यवाही को रोकना तो नहीं, बजट के खर्च में कमी करने का प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव का सीधा सीधा मामला है, ठीक है ना। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके विकल्प में सही होंगे, तो उत्तर जो हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा, ठीक है, मतलब ई। बाकी अगर केवल एक ही होता तो इसका मतलब है हम लोग खर्च में कमी करने की, 1 रुपए तक की कटौती, उसका मतलब एक तरह से आलोचना करना होता है, ये बताना होता है कि आपने ये वाली जो नीति बनाई है ये ठीक नहीं है, ठीक है। तो सरकार की एक तरह से नीतियों को नियंत्रित करना या उसमें कम बजट देने के लिए ऐसे कटौती प्रस्ताव लाए जाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? वो एक्चुअली निर्वाचक मंडल पूछ रहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अभी शुरुआत में ही हम लोगों ने बात की थी कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है? तो भैया सदन के, मतलब लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे लोकसभा के ना वो शामिल होंगे। राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होंगे ना वो भी शामिल होंगे। साथ में जो है राज्य की जो विधानसभाएं हैं, राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे ना, जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो शामिल होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटी हैं, ठीक है, उसके जितने भी निर्वाचित सदस्य होंगे वो शामिल होंगे। आपने यहाँ पर देखा है कि मनोनीत लोग शामिल नहीं हैं और राज्य की विधान परिषद शामिल नहीं है, ठीक है। इन सभी को साथ में मिला लिया जाए तो हम इसे ही बोलते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं और राज्य की विधानसभा और जितने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत लोग यहाँ पर शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखोगे। जैसे दिया राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, तो केवल राज्यसभा के तो होंगे नहीं भाई, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य केवल लोकसभा के भी नहीं होंगे, राज्य की विधानसभा केवल विधानसभा के भी नहीं होंगे, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, एग्जैक्टली, ठीक है। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर कौन है? डी जो होगा वो आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर चाहते तो वो राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के साथ साथ एक चीज़ और देते कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो राज्य की विधानसभा मतलब सभी राज्य आ गए हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से बेहतर विकल्प जो होगा वो डी होना चाहिए। चलो हाँ, अगर हम लोग राष्ट्रपति जैसे ज़रूरी मुद्दे को पढ़ रहे हैं तो राष्ट्रपति के बारे में वैसे मैंने काफ़ी बातें आपको बताई हैं, लेकिन कुछ ज़रूरी अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से हैं आपको क्विक रिवीजन में रख लेने चाहिए, ठीक है। पुराने वीडियोस देखेंगे तो चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। ये यहाँ पर जैसे हम लोग अनुच्छेद 52 के बारे में बात करते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा
अनुच्छेद 53 के बारे में कहा जाता है कि वह देश का कार्यकारी प्रमुख होगा, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ कंट्री होगा। जितने भी काम देश में किए जाएंगे वो किसके नाम पर होंगे? राष्ट्रपति के नाम पर होंगे। अनुच्छेद 54 के तहत हम निर्वाचक मंडल की बात करते हैं। अनुच्छेद 55 के तहत बच्चे निर्वाचन प्रक्रिया की बात करते हैं। ठीक है, निर्वाचन प्रक्रिया की बात करते हैं। अनुच्छेद 56 के तहत हम लोग किसकी बात करते हैं? हम कार्यकाल की बात करते हैं। ठीक है, हम कार्यकाल की बात करते हैं। अनुच्छेद 57 के तहत हम उनके पद की शर्तें रखते हैं। अनुच्छेद 58 के तहत हम उनकी योग्यता, ये पद की शर्तें हैं भाई ना, पद की शर्तें। अनुच्छेद 59 के तहत हम क्या करते हैं? 59 के तहत नहीं, रुक जाइए, कुछ दिक्कत हो रहा है। कार्यकाल 56 में हो गया। 57 के तहत है वो कई बार, 57 के तहत है वो कई बार n नंबर ऑफ टाइम राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति एक से अधिक बार, अनंत बार जो है राष्ट्रपति चुना जा सकता है। 58 में जो है एलिजिबिलिटी है। 59 में पद की शर्तें हैं ना, पद की शर्तें जो है वो 59 में है। और 60 में जो है वो शपथ का प्रावधान है। शपथ का, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? CJI ना, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कुछ और जरूरी अनुच्छेद यहाँ से जरूरी है। 108, ठीक है, संयुक्त बैठक। 111 पॉकेट वीटो, ठीक है, और 123 अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ऐसे ही अनुच्छेद 143 सलाह लेने का अधिकार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार, अनुच्छेद 143। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो हम लोग चर्चा किस पे कर सकते हैं? ठीक है, राष्ट्रपति से जुड़े हुए, जैसे अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। हम लोग अनुच्छेद 148 में देखें तो CAG नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो आपके लिए जरूरी हैं। अनुच्छेद 61 भी याद रखना, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61 में है। इतने कम से कम ना अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए। अगर आपने एक भी बार पढ़ा है तो ये क्विक रिवीजन के लिए आपका, ठीक है, टॉपिक बन जाता है, आसानी से रिवाइज हो सकता है। चलिए, भारत के में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है या एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, आनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है, खुला बैलेट प्रणाली होता है? तो भैया ये जो है प्रत्यक्ष तो होता नहीं है, अप्रत्यक्ष होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति होती है, एकल हस्तांतरणीय पद्धति नहीं होती, खुला बैलेट प्रणाली नहीं होता, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल सिस्टम के माध्यम से जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति से जुड़े अनुच्छेद हमने पढ़ ही लिए। राष्ट्रपति के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो वह देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, देश का प्रथम नागरिक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कहा जाए कि वह राष्ट्रपति जो है वो देश का अध्यक्ष होता है, देश का कार्यकारी अध्यक्ष। कौन सा अध्यक्ष? कार्यकारी प्रमुख। ऐसे ही बच्चे याद रखोगे, वह देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। और क्योंकि बच्चे हमारे यहाँ का राष्ट्रपति ना चुना जाता है, हमारे यहाँ का राष्ट्रपति चुना जाता है, इसीलिए हम एक गणराज्य हैं। गणराज्य है हमारे यहाँ का राष्ट्रपति, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तरीके से चुना जाता है, इसीलिए हम गणराज्य हैं। ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है क्योंकि वहाँ का जो अध्यक्ष है वो अनुवंशिक है, तो हम एक गणराज्य हैं, रिपब्लिक हैं। रीजन बिहाइंड कि जो हमारे देश का अध्यक्ष है वो चुना जाता है, उसका इलेक्शन होता है। ठीक है, वो संवैधानिक प्रमुख है, वो कार्यकारी प्रमुख है, वो देश का प्रमुख है, वो देश का पहला नागरिक है। ठीक है, ये सब क्यों याद रखना है? क्योंकि अगर कभी पूछ लेगा वास्तविक प्रमुख कौन है, तो वास्तविक प्रमुख हमें हमारे देश का कौन सा है? हम चूंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम यूज करते हैं तो प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। ऐसे ही नाम मात्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, नॉमिनल हेड। नाम मात्र का प्रमुख कौन है? वो राष्ट्रपति है। वास्तविक प्रमुख कौन है? वो प्रधानमंत्री है। ठीक है, सरकार का मुखिया कौन है? वो प्रधानमंत्री है। लेकिन देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति है। कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति है। ठीक है, ये सब कुछ डिफरेंसेस याद रखोगे, पिछली कक्षाओं में भी चर्चा हुआ था, और आप अगर एग्जाम देते होंगे, टेस्ट देते होंगे, तो ये सब डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे कि हाँ सर, इन सब से चूक हो जाती है और गलतियां बन जाती हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत में धन विधेयक को कौन पारित करता है? देखो बच्चे, धन विधेयक को कौन पारित करता है? तो भैया धन विधेयक को एक्चुअली पारित तो जो है वो
पारित करना यहाँ पे बेहतर है। धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश होता है, मतलब ये कहने का पूरा मतलब है धन विधेयक को कौन पारित करता है। एक्चुअली क्या है, जैसे किसी को धन विधेयक के रूप में पेश करना है तो आप राष्ट्रपति के पास ले जाएंगे, राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करेंगे, तभी वह धन विधेयक जाकर के कहाँ पेश होगा, लोकसभा में पेश होगा। और लोकसभा में जब पेश होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष उस पर विचार करेगा कि क्या इसमें जो मुद्दे दिए गए हैं वो धन विधेयक से संबंधित हैं। अगर धन विधेयक से संबंधित मुद्दा होगा तो लोकसभा का अध्यक्ष उसे मोहर लगा देगा कि हाँ ये धन विधेयक है, और तब लोकसभा में उस पर धन विधेयक के रूप में चर्चा प्रारंभ होगी। अगर धन विधेयक लोकसभा से पारित हो जाता है तो यह राज्यसभा जाता है, और राज्यसभा जाता है ना तो धन विधेयक को लेकर के राज्यसभा के पास बहुत ताकत नहीं है। राज्यसभा या तो उसे स्वीकार करके भेज दे कि लीजिए भाई आप अग्री कर लीजिए, और अगर राज्यसभा उसको स्वीकार ना भी करे तो 14 दिन बाद ऑटोमेटिक वह स्वीकार माना जाता है। तो धन विधेयक को लेकर के राज्यसभा अधिकतम उसे 14 दिनों तक रोक सकती है, बाकी उसमें कोई भी अड़ंगा नहीं लगा सकती। तो धन विधेयक को लेकर के राज्यसभा की शक्तियां बहुत कमज़ोर है। ठीक है, तो धन विधेयक को पारित अंततः तो भाई लोकसभा और राज्यसभा मतलब संसद द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो उद्देश्य है पूछने का कि भारत में जो धन विधेयक है वो अनुमोदित कौन करता है, मतलब कि धन विधेयक किसकी सहमति से पेश होता है। ठीक है, वो राष्ट्रपति की सहमति से पेश होता है। ठीक है, और पारित कौन करेगा, पारित तो संसद करेगी। ठीक है, लेकिन किसकी अनुमति से पेश होता है तो राष्ट्रपति। थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ है, आप इसको तब पर भी समझ लीजिए। अगर पूछता कि धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश होता है तो राष्ट्रपति की, और अगर पूछता कि कोई भी धन विधेयक है कि नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, फाइनल डिसीजन किसका होता है, तो बच्चा वो कौन होगा, वो हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, उपराष्ट्रपति से कोई लेना देना नहीं, मंत्रिपरिषद से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए आप दो फैक्ट याद कर लीजिए कि अगर कहा जाए भारत में जो धन विधेयक है वो किसकी अनुमति से पेश होता है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से। कहाँ पेश होता है तो केवल लोकसभा में, लेकिन कोई भी धन विधेयक है कि नहीं इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष या स्पीकर। चलो अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत में प्रधानमंत्री बनने हेतु व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है। बहुत आसान सा प्रश्न है, आप इसका जवाब जो है वो दे दीजिए कि भारत में प्रधानमंत्री बनने की आयु मिनिमम कितनी होगी। तो बच्चे बहुत सिंपल सा बात है, हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, हमारे देश में जो है वो द्विसदनात्मक व्यवस्था है, द्विसदनात्मक व्यवस्था है। और द्विसदनात्मक व्यवस्था का मतलब है हमारे यहाँ दो सदन हैं, एक तो राज्यसभा है केंद्र में और एक जो है लोकसभा है केंद्र में। ऐसे ही हमारे राज्यों में भी दो सदन होते हैं। हमारे राज्य के जैसे केंद्र वाले को संसद बोलते हैं, पार्लियामेंट बोलते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ विधानमंडल होता है, विधानमंडल होता है। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर होता है। ठीक है, विधानमंडल, उसमें भी दो सदन हो सकते हैं, एक तो विधानसभा हो सकती है। ठीक है, विधानसभा हो सकती है। ठीक है, और एक होती है विधान परिषद। ठीक है, विधान परिषद, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे राज्य विधान परिषद रखें, चाहे तो रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से एक प्रश्न आप मुझे बताइए, ढूंढ करके बताइए कि विधान परिषद का गठन और विधान परिषद की समाप्ति, गठन और समाप्ति विधान परिषद की जो है वो किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। गठन और समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है, इस बात का ध्यान रखते हुए मतलब मुझे बताइए आप। विधानसभा, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, सॉरी क्या कहते हैं, जैसे आप असेंबली इसको बोलते हैं, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो परिषद को बोलते हैं। जैसे आप सुनते होंगे एमएलए हो जाते हैं तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी होते हैं मतलब कि राज्य का उच्च सदन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। राइट, तो विधानमंडल भी द्विसदनात्मक है, और आपका संसद भी कैसा है, संसद भी कैसा है, द्विसदनात्मक। तो दो सदन है। तो जो ये उच्च सदन है मतलब राज्यसभा इधर का उच्च सदन हुआ और विधान परिषद इधर का उच्च सदन हुआ, मतलब कि ये अपर हाउस हुआ। ठीक है, और ये लोअर हाउस हुआ। ऐसे ही यहाँ पर अपर हाउस कौन है, अपर हाउस कौन है, बड़ों का सदन कौन है, बुजुर्गों का सदन कौन सा है, राज्यसभा है, और छोटों का सदन कौन सा है, लोअर हाउस है, निम्न सदन इसी को बोलते हैं। तो जो अपर सदन है ना उसकी एज होती है 30 वर्ष। अगर राज्यसभा में जाने की उम्र पूछी जाए तो कितने वर्ष होती है, 30 वर्ष होती है। ठीक है, लेकिन अगर लोकसभा की बात की जाए तो कितने वर्ष होती है, 25 वर्ष होती है। तो जब उच्च सदन में जाने की 30 वर्ष होती है तो विधान परिषद में भी जाने की आयु कितनी होगी, 30 वर्ष, और विधानसभा की भी आयु कितनी होती है, 30 वर्ष। अब जरा सा सुनिए प्रधानमंत्री के बारे में।
प्रधानमंत्री कौन होता है? बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता का मतलब है कि बहुमत लोकसभा में चाहिए, केंद्र में, और राज्य में विधानसभा में। और लोकसभा में व्यक्ति कितने कम से कम आयु में जा सकता है? 25 वर्ष में जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। हमने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमेशा लोकसभा का ही मेंबर जो है वो प्रधानमंत्री बनेगा या राज्य में मुख्यमंत्री बनेगा, वो राज्यसभा से भी बन सकते हैं, लेकिन मिनिमम आयु जो है वो लोकसभा का मेंबर भी तो बन सकता है। तो लोकसभा में सदस्य कितने में बनेंगे? 25 ईयर्स ओल्ड रहेंगे तो कम से कम। ठीक है, तो 25 वर्ष न्यूनतम आयु है जिसमें कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक है, 35 वर्ष की बात की जाए तो आप भैया किसको कर दोगे? आप राज्यपाल और राष्ट्रपति की तरफ चले जाइएगा। ठीक है, 50 और 65 वर्ष में तो रिटायरमेंट का प्रावधान संविधान में है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, पहले पढ़ लीजिए आप, फिर जवाब दे लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? ना, बहुत आसान सा प्रश्न था, अभी तो चर्चा हुई थी। ठीक है, 58 के तहत क्या होती है? योग्यता। ठीक है, 53 के तहत क्या होती है? कार्यकारी प्रमुख। राष्ट्रपति क्या है? कार्यकारी प्रमुख है, अभी चर्चा तो हुई थी राष्ट्रपति से। ठीक है, 61 के तहत महाभियोग। चलिए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा महाभियोग की प्रक्रिया क्या है। महाभियोग की प्रक्रिया अगर आप नहीं जानते हैं तो बहुत ज़रूरी है जान लीजिए महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, मतलब कैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है, कैसे राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो पहली बात, ये किसी भी सदन से लग सकता है, मतलब मन करे तो ये राज्यसभा से लगा दो और मन करे तो लोकसभा से लगा दो। मतलब महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया राज्यसभा से भी प्रारंभ हो सकती है और महाभियोग की प्रक्रिया लोकसभा से भी प्रारंभ हो सकती है। पहली बात तो ये पूछेगा कि राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रक्रिया द्वारा हटाते हैं, तो अनुच्छेद 61 के तहत एक प्रक्रिया है जिसका नाम है महाभियोग की प्रक्रिया। तो महाभियोग की प्रक्रिया में राज्यसभा से भी प्रारंभ किया जा सकता है महाभियोग, और लोकसभा से भी यह प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। तो दूसरा प्रश्न बन जाएगा कि महाभियोग की प्रक्रिया किस सदन से प्रारंभ होगी? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा, केवल लोकसभा और केवल राज्यसभा, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो भैया या तो लोकसभा और या तो राज्यसभा, कहीं से भी किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकती है। शर्त क्या है? अगर लोकसभा से प्रारंभ होनी है तो लोकसभा के 1/4 लोगों की लिखित सिफारिश चाहिए, लिखित सिफारिश चाहिए। और अगर राज्यसभा से प्रारंभ होती है तो 1/4 लोगों की लिखित सिफारिश चाहिए, और लोकसभा से भी प्रारंभ होती है तब पर भी वहां के 1/4 लोगों का रिटन कंसेंट चाहिए या लिखित सिफारिश चाहिए। अब आप कहेंगे सर क्या ऐसे ही जो है वो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है क्या? नहीं, महाभियोग लगाने का आधार है और वो आधार है कदाचार। कदाचार मतलब कदाचार को आप करप्शन मान लीजिए, भ्रष्टाचार मान लीजिए, और एक है अयोग्यता। अयोग्यता मतलब इनकैपेसिटी, कि वो अयोग्य व्यक्ति है और उसे नहीं चुना जाना था राष्ट्रपति के पद पर, लेकिन वो चुन लिया गया है। तो यदि कभी आधार अयोग्यता या कदाचार रखा जाए तो इन दोनों आधार के आधार पर किसी भी सदन से महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति के खिलाफ चालू की जा सकती है। अगर राज्यसभा से चालू किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा, तो राज्यसभा के 1/4 लोगों की लिखित सिफारिश चाहिए, और अगर लोकसभा से स्टार्ट करना है तो लोकसभा के 1/4 लोगों की लिखित सिफारिश चाहिए। ठीक है, तो किसी भी सदन के 1/4 लोगों की लिखित सिफारिश के साथ महाभियोग की प्रक्रिया उस सदन में प्रारंभ हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए यहां पर 1/4 लोगों ने लिखित सिफारिश दिया, ठीक है, तो इस सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन शुरू होने के 14 दिन पहले, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होने के, स्टार्ट होने के कितना दिन पहले? 14 दिन पहले नोटिस दी जाएगी। किसको? राष्ट्रपति को। तो नोटिस द्वारा राष्ट्रपति को बताया जाएगा कि आपके खिलाफ जो है वो राज्यसभा में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। राष्ट्रपति चाहे तो उस आधार को बचाने के लिए या अपनी बात रखने के लिए कि जो आधार लगाया गया वो गलत है, वो स्वयं भी आ सकता है, और राष्ट्रपति चाहे तो किसी व्यक्ति को भी भेज सकता है। तो 14 दिन पहले नोटिस जो है वो राष्ट्रपति को दी जाएगी। अब जब 14 दिन बीत जाएंगे तो इस प्रक्रिया पर चर्चा होगी, और चर्चा होने के बाद जो है वो प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर वोटिंग होगी, प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, और प्रस्ताव पर वोटिंग होने के बाद अगर विशेष बहुमत से जो है वो राज्यसभा में पारित हो जाता है,
यह प्रस्ताव, तो यह प्रस्ताव फिर कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा। और जब यह प्रस्ताव लोकसभा में आएगा तो जो जो आरोप राज्यसभा में लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच कौन करेगा? आरोपों की जांच कौन करेगा? दूसरा सदन। अगर शुरुआत यहां से हुई होती तो फिर ये जांच करते, लेकिन शुरुआत यहां से हुई है तो लोकसभा जो है आरोपों की जांच करेंगे। और जांच करने के लिए कौन बना सकते हैं? कमेटी का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी पेपर पूछ लेता है कि यदि राज्यसभा से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाए तो कौन सा सदन जो है उस पर लगे आरोपों की जांच करेगा। ठीक है। अब अगर मान लीजिए आरोपों की जांच हुई और आरोपों की जांच में जो है वो सब सही निकला और फिर यहां पर वोटिंग हुई और वोटिंग होने पर यहां पर भी विशेष बहुमत से पारित हो जाए, अगर दोनों सदनों का विशेष बहुमत लग जाए, दोनों सदनों का विशेष बहुमत से पारित हो जाए वह जो आरोप लगा था, तो इसका मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, प्रूवन गिल्टी हो जाएंगे और तुरंत का तुरंत जो है उन्हें पद को छोड़ना पड़ेगा। हालांकि आज तक एक भी राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा नहीं हटाया गया है। तो ये पूरी प्रक्रिया थी महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी मेरे बच्चे। ऐसे ही एक प्रक्रिया होती है निलंबन की प्रक्रिया, ऐसे ही एक प्रक्रिया होती है निलंबन की प्रक्रिया। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया होती है? निलंबन की प्रक्रिया होती है। ऐसी ही एक प्रक्रिया है निलंबन की प्रक्रिया, और उस निलंबन की प्रक्रिया द्वारा किसको हटाया जाता है? न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो न्यायाधीशों को जो है हटाने की प्रक्रिया कौन सी प्रक्रिया है? निलंबन की प्रक्रिया। न्यायाधीशों को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया लगाते हैं हम लोग? निलंबन की प्रक्रिया लगाते हैं। ये एकदम महाभियोग जैसी ही है, लेकिन इसका नाम महाभियोग नहीं है। ठीक है ना। क्या होगा? ये किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। जैसे मान लीजिए राज्यसभा से शुरू करना है तो यहाँ के 50 लोगों की लिखित सिफारिश चाहिए। अभी तक 1/4 था ना, तो अभी तक 50 सदस्य का लिखित सिफारिश चाहिए। कितने लोगों का? 50 लोगों का लिखित सिफारिश चाहिए। और अगर यहां से प्रारंभ करना है, यहां से प्रारंभ करना है लोकसभा से, तो बड़ा सदन है तो यहां पर 100 लोगों की लिखित सिफारिश चाहिए। 100 सदस्यों का लिखित सिफारिश चाहिए। सौ सदस्यों की लिखित सिफारिश चाहिए। उसके बाद सेम प्रक्रिया है। प्रारंभ होने के 14 दिन पहले जो है वो नोटिस जाएगी, विशेष बहुमत से पारित होगा, उसकी अलग दूसरा सदन जांच करेगा, सब कुछ एक जैसा है। लेकिन जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो अंततः जो है किसका आदेश होगा? राष्ट्रपति के आदेश से जो न्यायाधीश होंगे वो अपने पद को छोड़ेंगे। तो न्यायाधीश किसके आदेश से पद को छोड़ते हैं? राष्ट्रपति के आदेश से, कदाचार सिद्ध होने के बाद भी। आधार वही है, कदाचार और अयोग्यता। ठीक है, तो ये इतनी बात जो है निलंबन की प्रक्रिया कहलाती है। और महाभियोग की प्रक्रिया आपने देखी ली। महाभियोग और निलंबन में एक प्रमुख अंतर जो आपको मिलता है वो ये मिलता है कि महाभियोग की प्रक्रिया में सिद्ध होते ही राष्ट्रपति का पद खाली माना जाता है, लेकिन निलंबन की प्रक्रिया में कदाचार या अयोग्यता सिद्ध हो जाने के बाद भी राष्ट्रपति के आदेश पर वह पद को छोड़ते हैं। आज तक एक भी न्यायाधीश को आपने इस प्रक्रिया से हटाया नहीं है। ठीक है, तो कई बार ना पेपर में ऐसे भी पूछ लेता है कि मतलब महाभियोग से किसको हटाते हैं, और राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं रहता तो फिर न्यायाधीश उत्तर माना हुआ है आयोग ने। तो भैया महाभियोग जैसी तो प्रक्रिया है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। वो ऑप्शन विकल्प ठीक ना होने के कारण हम लोग वहां पर राष्ट्रपति नहीं रहता है तो हम लोग उसको महाभियोग की प्रक्रिया से न्यायाधीशों को हटाते हैं, ऐसा लिख दिया जाता है, नहीं उत्तर मान लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आपके लिए है, किस विधेयक पर भारत के राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? तो निषेधाधिकार का मतलब है पॉकेट वीटो का विशेष अधिकार। ये निषेधाधिकार नहीं होना चाहिए, प्लीज गलत हो जाएगा, ये विशेष अधिकार होना चाहिए। कौन सा अधिकार? विशेष अधिकार होना चाहिए। कौन सा अधिकार होना चाहिए? विशेष अधिकार होना चाहिए। विशेषाधिकार होना चाहिए। तो विशेषाधिकार का प्रयोग किस पे कर सकते हैं? धन विधेयक पर नहीं, ठीक है, वित्त विधेयक पर नहीं, संविधान संशोधन विधेयक पे नहीं। एक ही ऑप्शन है जिसके साथ आप जा सकते हैं, गैर धन विधेयक।
ठीक है। तो धन और वित्त विधेयक पर वो अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते। संविधान संशोधन का विधेयक का भी प्रयोग नहीं कर सकते। विशेषाधिकार का मतलब है पॉकेट वीटो का प्रयोग कर लेना, उसे जेब में रख लेना, उस पर कोई प्रतिक्रिया ना देना। ठीक है। तो गैर धन विधेयक पर ऐसा हो सकता है, धन और वित्त और संविधान संशोधन विधेयक पर कोई रुकावट नहीं लगा पाएंगे कौन? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। याद रखिएगा, जब भी कभी बात आए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कम किए जाएंगे, ज़्यादा किए जाएंगे, ये सब संसद की अनुमति से होगा। किसकी अनुमति से होगा? संसद की अनुमति से होगा। ठीक है। हाँ, राष्ट्रपति की अनुमति से नहीं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। याद रखिएगा कि संसद की अनुमति से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की संख्या है वो घटाई अथवा बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। आप मुझे बताइए वर्तमान समय में कितने न्यायाधीश आपके सर्वोच्च न्यायालय में है? कितने न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में हैं? बताइए। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पेपर में आया है। जब कभी भी संयुक्त सत्र मतलब ज्वाइंट मीटिंग की बात की जाती है तो ज्वाइंट मीटिंग की बात हम लोग किस आर्टिकल में करेंगे? आर्टिकल 108 अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो क्या बुला सकते हैं? संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। लेकिन वो अपने मन से तो बुलाते नहीं हैं, वो बुलाते हैं प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के कहने पर। आप कहेंगे सर कि इसकी स्थिति क्या होती है, बता दीजिए। आप तब तक उत्तर बताइए, आप मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि 108 में क्या होता है। कई बार क्या होता है, कोई भी विधेयक जो है वो 6 से ज़्यादा महीनों तक कहीं पर रुक जाता है और वो पारित नहीं हो पाता। जैसे मान लीजिए कोई विधेयक आया, लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में 6 से ज़्यादा महीनों से रुका हुआ है। तो अब देखिए 6 महीने तक अगर कोई विधेयक इधर उधर घूमता रहे और उस पर पारित ना हो पाए वह, तो इसका माना जाता है डेडलॉक की स्थिति हो जाना, मतलब उस विधेयक की आयु खत्म हो गई है। तो जब कभी किसी विषय पर डेडलॉक की स्थिति आ जाए, ठीक है, डेडलॉक की स्थिति आ जाए और सरकार को लगे ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है, इस पर मतलब पारित होना इसका बड़ा आवश्यक है, तो डेडलॉक की स्थिति आ जाने पर प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट सिफारिश करती है किसको? राष्ट्रपति को, कि साहब अपने ताकत का प्रयोग करते हुए आप क्या बुला लीजिए? संयुक्त बैठक बुला लीजिए, मतलब दोनों सदनों को एक साथ बुला लीजिए। संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन किसके सिफारिश पर बुलाएंगे? तो वो भैया प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट के सिफारिश पर बुलाते हैं। अब जब संयुक्त बैठक आ जाती है तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो यहाँ से प्रश्न खूब बढ़िया बनता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो याद रखना, बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर। और अगर लोकसभा का स्पीकर ना रहे, ठीक है, तो लोकसभा का डेप्यूटी स्पीकर, लोकसभा का उपाध्यक्ष जो होगा वह बैठक की अध्यक्षता करेगा। और अगर ये भी ना रहे तो भैया जो राज्यसभा होगा, राज्यसभा का उपसभापति, सभापति मत कर देना, ये कैच है यहाँ का प्रश्न का, ऐसे प्रश्नों का। देखो, लोकसभा का पहले अध्यक्षता करेगा, वो नहीं रहे तो लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, लेकिन दोनों न रहे ना तो राज्यसभा का अध्यक्ष नहीं करेगा, क्योंकि राज्यसभा का सभापति या अध्यक्ष कौन है? उपराष्ट्रपति। और याद रखिए, उपराष्ट्रपति ना तो लोकसभा का मेंबर है ना तो राज्यसभा का मेंबर है। ऐसे ही समझ के रखो कि जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों हैं ना, ये किसी भी सदन के मेंबर नहीं है। और जब ये किसी भी सदन के मेंबर नहीं है तो इसका मतलब ये अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं सदनों की। तो इसीलिए ना तो राष्ट्रपति अध्यक्ष बनेगा ना तो उपराष्ट्रपति बन सकता है। और अगर तीनों ना हो तो भैया अध्यक्षता कौन करेगा ना? उसी संसद के सदस्यों में से एक को चुन लिया जाएगा। सदस्यों में से किसी एक वरिष्ठ व्यक्ति को चुन करके उस दिन का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि कौन अध्यक्षता करता है संयुक्त बैठक की? लोकसभा स्पीकर, ना रहे तो डेप्यूटी स्पीकर, वो भी ना रहे तो राज्यसभा का उपसभापति, और तीनों ना रहे तो फिर कौन? उन्हीं में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां का उत्तर कौन होगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है? तो संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन करेगा भैया? तो वो तो वही प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष। डन। ठीक है, संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। कार्यपालिका ताकत मतलब कह रहे हैं कार्यपालिका का प्रमुख कौन है, यही पूछ रहे हैं वो, कि संविधान द्वारा जो है केंद्र की जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव पावर है, वो किस में निहित है? ठीक है, किस में निहित है? तो एग्जीक्यूटिव जो हेड होगा उसी में निहित होगी। और भारत का कार्यकारी प्रमुख कौन है?
संवैधानिक प्रमुख है, कार्यकारी प्रमुख है, नाम मात्र का प्रमुख है कौन? राष्ट्रपति। अगर यही पूछ लेता भारत की जो वो सरकार का वास्तविक शक्ति कहाँ नहीं थे, तो वास्तविक शक्ति होता तो प्रधानमंत्री में आप चले जाते। लेकिन जब वो पूछ रहा है किसके लिए? कार्यकारी प्रमुख। कार्यकारी प्रमुख का मतलब कौन है? राष्ट्रपति। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, भारतीय सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? ना पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, और किसके बारे में पूछ रहा है? संसदीय व्यवस्था के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका मतलब विधि बनाने वाली, और ये न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल, अगर विधि बनाई हुई है तो विधायिका न्यायपालिका के प्रति जो है वो जवाबदेह होगी। विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, तो अगर मान लीजिए विधायिका ने कोई विधि बनाई है, ठीक है, तो वह कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह होगी कि नहीं। तीसरे ऑप्शन को देखते हैं, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं। नहीं, ये स्वतंत्र तो नहीं है। ठीक है, दोनों स्वतंत्र तो नहीं है। विधायिका का कार्यपालिका से न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण की बात हम लोग करते हैं। हालांकि न्यायपालिका स्वतंत्र है जो है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो संसदीय व्यवस्था होती है, संसदीय व्यवस्था में ये एक दूसरे से मिश्रित होते हैं, मतलब कि ये स्वतंत्र नहीं होते। जबकि हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था की जब बात करें तो वहाँ पे विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते, और कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो ये तो गलत है, दोनों जो है स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका इज रिस्पॉन्सिबल टू एग्जीक्यूटिव। मुझे लगता है उत्तर ए ही होना चाहिए, बट इसे आप डाउट में रख लीजिए, मैं अगली वाली क्लास में इसको क्लियर करा दूंगा। मुझे लगता है ये ऐसे होना चाहिए था, कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, तो अगर ये होता तो बी सही होना चाहिए था। ठीक है, अभी तो ए ही उत्तर रखिए। ठीक है, और बाकी आप सर्च करिएगा, मैं अगली वाली क्लास में इस पर चर्चा कर दूंगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश 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 है, यहाँ पर फिल करना है, अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका जो है किसके अधीन है? कार्यपालिका किसके अधीन रहकर के काम करती है? आप मुझे इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि कार्यपालिका किसके अधीन रहकर के काम को करती है। ठीक है, 30 सेकंड का उत्तर है, आप जब समय है आपके पास आप मुझे बताइए। कार्यपालिका किसके अधीन रहकर के कार्य करती है? विधायिका के ही अधीन होगी, विधानपालिका ना, विधायिका। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा बी, और यहीं से ये वाला प्रश्न भी क्लियर हो जाएगा शायद, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए उसको अभी डाउट में ही रखिए, ये उत्तर हो जाएगा कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, कार्यपालिका किसके तहत, किसके अंडर में काम करती है? विधायिका या विधानपालिका, ऐसे समझिए। ठीक है, न्यायपालिका ये विधायिका लिखा जाना चाहिए, लेकिन ठीक है, विधानपालिका लिखा है, तो इसका मतलब है विधायिका मतलब जो कानून बनाता है, कार्यपालिका मतलब जो कानून लागू करते हैं, और न्यायपालिका का मतलब जो कानून जो न्याय करते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि कानून ठीक से लागू हो। ठीक है, तो हमारे यहाँ विधायिका और कार्यपालिका, जो संसदात्मक व्यवस्था होती है ना, उसमें शक्तियों का विभाजन नहीं मिलता। ठीक है, और इसीलिए पृथक्करण नहीं होता कार्यपालिका और विधायिका में। जबकि अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो होती है उसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं बनते, विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं बनते, जैसे कि उदाहरण में अमेरिका। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ मिश्रण पाया जाता है कार्यपालिका और विधायिका का। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है, कैसी है? मतलब पहली बात तो अध्यादेश जारी करने के बारे में देख लीजिए। जब भी हम अध्यादेश की बात करते हैं हमको याद आता है अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के लिए, और राज्य में अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। तो राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 213 के तहत। और राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं वो किसके तहत करते हैं? वो करते हैं किसके तहत? 123 के तहत। अध्यादेश कब जारी होता है? जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हो। ठीक है, जब संसद सत्र में नहीं होती है और अचानक से कानून की आवश्यकता पड़ जाए तो राष्ट्रपति को केंद्र में और राज्यपाल को राज्य में यह अधिकार है कि वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश की वैलिडिटी कितनी होती है? 6 माह की होती है। लेकिन अगर सदन बैठ जाए,
अगर सदन बैठ जाए तो अध्यादेश केवल और केवल सदन प्रारंभ हो जाने के बाद 40 दिन के लिए वैध होता है। और अगर कभी पूछ ले कि अध्यादेश मैक्सिमम कितने दिन के लिए वैलिड हो सकता है, तो भैया यह 6 माह 40 दिन, ठीक है। और या तो कई बार ये प्रश्न में बना हुआ है 6 माह 6 सप्ताह के लिए वैध होता है, तो 6 सप्ताह को ही रफली हम लोग 40 दिन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये अध्यादेश से जुड़े कुछ फैक्ट याद रखिए कि केंद्र में कौन जारी करेगा, राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत 123, राज्य में कौन जारी करेगा, राज्यपाल, किस अनुच्छेद के तहत 213, कितने दिन के लिए वैलिड होगा, नॉर्मली 6 माह के लिए। लेकिन अगर संसद प्रारंभ हो जाए, संसद का सत्र प्रारंभ हो जाए तो कितने दिन के लिए वैध होगा, तो भैया 40 दिन के लिए। और अगर मान लीजिए अधिकतम कितने दिन तक वैध रह सकता है, तो 6 माह 40 दिन और या तो 6 माह 6 सप्ताह। बाय द वे, ये जारी करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। जैसे राष्ट्रपति के पास कई शक्तियां, आपने पढ़ा होगा, विधायी होती है, कार्यकारी होती है, आपातकालीन शक्ति होती है, ठीक है ना, न्यायिक शक्ति होती है, ठीक है। आप इस तरह से आप ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति की यह विधायी शक्ति में आता है, ठीक है ना। चलिए, संसद को राज्य सूची में किस मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है, ठीक है। तो देखो भाई, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, जैसे ही आप अनुसूची नंबर 7 में जाते हैं, कुल कितनी अनुसूचियां हैं, 12, ठीक है। तो अनुसूची नंबर 7 में जाएंगे तो आपको शक्तियों का विभाजन मिलेगा। और ये जो शक्तियों का विभाजन है किस देश से लिया गया है, तो भैया ये अनुसूचियों का प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के देश से। किस देश से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के देश से लिया हुआ है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियां हैं। संघ सूची में 100 विषय हैं, कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को। राज्य सूची में जो है, राज्य सूची में कुल मिलाकर के 61 विषय हैं, कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य को। समवर्ती सूची में जो है वो कुल मिलाकर के 52 विषय हैं और वो कानून बनाने का अधिकार किसको है, केंद्र को भी है और राज्य को भी है। अगर कभी किसी एक मुद्दे पर केंद्र और राज्य आपस में भिड़ जाएं तो भैया केंद्र वाला बनाया गया कानून वैध होगा। पिछली कक्षाओं में इस पर डिटेल में चर्चा हुई है, ये तो जस्ट रिवीजन में हम रख ले रहे हैं। तो कभी कभी ऐसे भी समय आता है जब संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। देखिए, राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार तो किसको है, राज्य को है, लेकिन राज्य के सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार केंद्र को कभी कभी हो सकता है। कब, जब किसी अंतर्राष्ट्रीय मामले को लागू करना हो, ठीक है, या कोई क्या कहते हैं, एक तरीके से सार्वजनिक हित हो या राष्ट्रीय हित हो, ठीक है। तो जब कभी देश का भला हो तो ऐसे में राष्ट्र संसद जो है वो राज्य के विषय पर भी कानून बना सकती है। उत्तर हो जाएगा 101 से अधिक। और आपको यहीं पर एक अनुच्छेद याद रखना पड़ेगा, अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को यह ताकत है कि अगर राज्यसभा चाहे तो राज्य के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दे सकती है, ठीक है। तो अनुच्छेद 249 के तहत राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो सकता है, वो प्राप्त हो सकता है केंद्र को। यहाँ पर एक बढ़िया कैच है समझने का कि वो जो भी कानून राज्य सूची के विषय पर कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा, वो केवल 1 साल के लिए वैलिड होगा। कितने महीनों के लिए, 12 महीनों के लिए या 1 साल के लिए वैलिड होगा। और किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा यह प्रस्ताव पारित कर सकती है कि राज्य सूची के विषय पर कानून कौन केंद्र बना सकता है, तो वह अनुच्छेद किसके तहत है भैया, 249 के तहत, ठीक है। तो सार्वजनिक हित हो, राष्ट्रीय हित हो, ठीक है, इस जब भला होना हो देश का तो उस मामले को लेकर के जो है वो कानून बनाया जा सकता है, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये क्लास कैसी लग रही, मतलब समझ में आ रही चीजें, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति के पास कितनी आयु होनी चाहिए ना। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति के पास, लोकसभा की बात है, निम्न हाउस है, मतलब 25 वर्ष, ठीक है। एक चीज आप सभी लोग देख लीजिएगा, इस वाले प्रश्न का जवाब जो है वो ई न रख करके प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय हित केवल होगा ना, केवल राष्ट्रीय हित, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय हित में जो है, जब राष्ट्र का भला होना हो तभी राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है, केंद्र। अगर ये सारे भले हो जाए ना, सार्वजनिक, केंद्रीय और क्षेत्रीय, तब तो वो
अब एक भी कानून राज्य को बनाने ही ना दे एक तरीके से ना, बहुत डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो जब देश का राष्ट्रीय हित शामिल हो तभी जो है वो संसद राज्य के विषयों पर कानून बना सकता है। तो प्लीज इसका करेक्शन कर लीजिएगा, बी उत्तर होगा ना कि ई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके लिए है, राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा नहीं होता। भैया ये तो गलत है, संसद बनती ही 3 चीजों से है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से। ठीक है, तो संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, नहीं, ये भी बात गलत है। संसद का हिस्सा होता है बिल्कुल। अगर कभी पूछे संसद बनती है तो संसद किससे बनेगी? 2 सदनों से, लोकसभा से और राज्यसभा से और प्लस राष्ट्रपति से। पेपर यह प्रश्न पूछता है कि राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का मेंबर है ना तो राज्यसभा का मेंबर है, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग क्यों होता है? या ऐसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि संसद का अभिन्न अंग कौन है, तो संसद का अभिन्न अंग कौन है? वो राष्ट्रपति। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का महान्यायवादी जिसके द्वारा नियुक्त होता है, कई बार चर्चा हो चुकी है पिछली कक्षाओं में, तो बहुत बार रिपीट हमने कर दिया है कि जब भी अनुच्छेद 76 की बात करेंगे तो एक व्यक्ति की नियुक्ति होगी जिसको क्या बोलेंगे? महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी जो कि हमारे देश का प्रथम वकील कौन होता है? देश का प्रथम वकील कहलाता है। ठीक है, ये कहीं पर भी किसी भी अदालत में जाके वकालत करेगा, लेकिन कभी भी यह राज्य के खिलाफ मतलब देश के खिलाफ वकालत नहीं कर सकता। यह संसद के किसी भी सदन में बैठ सकता है, बोल सकता है, बात कर सकता है, बस उस सदन में वोट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसी पूरी चर्चा आर्टिकल 76 महान्यायवादी के बारे में हम कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो भैया वो महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त होता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका वेतन भी कौन फिक्स करता है? राष्ट्रपति फिक्स करता है। ठीक है ना, यह कितना योग्य होता है? उतना ही योग्य होता है जितना भारत का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश योग्य होता है। ठीक है, तो यह राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है, देश का प्रथम वकील कहलाता है। इसे आज़ादी होती है, यह देश के किसी भी वो अदालत में जाके वकालत कर सकता है, लेकिन कभी भी सरकार के खिलाफ वकालत नहीं करेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके लिए है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल को ही महान्यायवादी बोलते हैं। ठीक है, तो महान्यायवादी जो है वो परामर्श देगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया कि वह किसी भी सदन में जाकर के क्या कर सकता है? वह भाग ले सकता है, बोल सकता है। अरे ऐसे ही सोचिए ना भाई कि अगर देश का प्रथम वकील है तो उसे पता होना चाहिए ना संसद में क्या चल रहा है या कौन सा नया कानून बन रहा है। तो देश का प्रथम वकील अगर किसी को बनाओगे तो कम से कम इतनी आज़ादी तो दोगे ही ना कि जाकर के वह संसद में जो है यह बात देख सके, सुन सके कि किस तरह के कानून बन रहे हैं। और चूंकि वह देश में जो है वो क्या है, कानून का अच्छा ज्ञाता है, इसीलिए उस पर अपनी बात रखने की भी उसको छूट दी जानी चाहिए। तो यही बात तो हम आपको समझा रहे हैं कि देश का जो प्रथम वकील है, क्या वह संसद जहां कानून बनता है वहां नहीं जा सकता? जा सकता है भाई। तो ये वहां का सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर जाएगा, किसी भी सदन में बैठेगा, वहां बात कर सकता है। बस ध्यान रखिए, क्योंकि वो किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, और जब किसी भी सदन का मेंबर नहीं है तो क्या वह वोटिंग कर सकता है? तो आप कह दोगे नहीं कर सकता, कभी वो वोट नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो जा सकता है, बैठ सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। तो कौन कर सकता है सर? ऐसा काम महान्यायवादी करता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी संसद का सदस्य? वही प्रश्न आ गया कि देखो वो सदस्य नहीं है, उसके बाद भी कार्यवाही में बैठ सकता है। तो भैया अटॉर्नी जनरल या तो महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो बोल देना आर्टिकल 76 में है। और कोई पूछे बच्चे आपसे सीएजी किस में है? तो आर्टिकल 148 में है, 148 में है। इस बात का ध्यान रखना, जब इसकी बात करेगा तो किसकी? महान्यायवादी। पेपर में कई बार यह क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल को लेकर के पूछा है। यह भी क्वेश्चन बना है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है? तो अटॉर्नी जनरल जो है वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पदों पर बना रहता है। अगर कभी राष्ट्रपति रिटायर होते हैं ना, पद को छोड़ते हैं, तो महान्यायवादी तुरंत का तुरंत अपना इस्तीफा सौंप देता है। आमतौर पर यह 5 वर्ष के लिए कार्यकाल पर होता है, लेकिन अगर कभी राष्ट्रपति अपने पद को छोड़ते हैं तो महान्यायवादी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता है। भले ही उस व्यक्ति को दोबारा महान्यायवादी चुन लिया जाए, लेकिन यह परंपरा रही है कि जैसे ही राष्ट्रपति पद को छोड़ेगा महान्यायवादी तुरंत अपना इस्तीफा लगा देता है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का अधिकारी समझा जाता है? तो भारत सरकार का अधिकारी कौन है? तो भैया महान्यायवादी है।
ठीक है। महाधिवक्ता के बारे में बात करें तो जैसे केंद्र में महान्यायवादी होता है वैसे ही राज्य में महाधिवक्ता होता है। अगर कभी पूछे राज्य का प्रथम वकील कौन है तो महाधिवक्ता हो जाएगा, और देश का प्रथम वकील कौन है तो महान्यायवादी हो जाएगा। धन विधेयक पेश किया जा सकता है। बच्चे कई बार चर्चा हो गई है तो समय गंवाने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत आसान सा प्रश्न है। बोलिए अब इसको भी समझाना पड़ेगा क्या? तो आसानी से समझ सकते हो भाई कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, और अगर कभी कोई पूछे धन विधेयक किस अनुच्छेद में है तो जाके उन्हें बता देना कि अनुच्छेद 110 में है। किस में है? अनुच्छेद 110 में है। कोई पूछे वित्त विधेयक तो बोल देना अनुच्छेद 117 में है। ठीक है, तो धन विधेयक किसकी अनुमति से पेश होता है? तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। किसकी अनुमति से? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। ठीक है, और अगर कभी पूछे कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है, तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? भैया ये लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्या धन विधेयक पर राज्यसभा रुकावट लगा सकती है? नहीं रोक सकती। अधिकतम 14 दिनों तक जो है वह उसे देर कर सकती है। 14 दिन बाद ऑटोमेटिक धन विधेयक जो है वो पारित हो जाता है। कभी अगर पूछे कि धन विधेयक में कौन से सदन की शक्ति बहुत कमजोर है तो वह कौन है? भैया उच्च सदन। ठीक है, वैसे भी आप समझो धन किसका होता है देश में, किससे पैसे आते हैं? सरकार के पास, वो जनता से आते हैं। जनता का सदन कौन है? लोकसभा है। तो जनता के सदन को ज्यादा पावर है और राज्यसभा को, राज्यों के सदन को कम पावर है। कम पावर क्या है? धन विधेयक को लेकर के बहुत ही कम पावर है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। अब इसका बता ही दीजिए, मैं क्या ही बताऊं, मतलब अगर मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं फिर भी आपको बताना पड़े, ठीक है, तो गलत ही होगा। बताइए, आसान सा प्रश्न है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष ना कौन है? उपराष्ट्रपति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? आसान सा प्रश्न है। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? फटाफट बताइए। प्रधानमंत्री किसका नेता होता है? बहुमत दल का नेता है। किस सदन का? लोकसभा का। आसान सा प्रश्न। ठीक है, यहां से एक बढ़िया प्रश्न आता है, मैं आपको समझाता हूं। ये जो मंत्री हैं, मंत्री परिषद, अगर कभी पूछे कि मंत्री परिषद, वैसे चलो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मंत्री परिषद किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है ना, 72, 74, 75, मतलब 72, 75, 74, 73, ऐसे करके ऑप्शन में से एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो मंत्री परिषद किस अनुच्छेद में दिया है मुझे बताइए। तो अगर कभी पूछे मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है, मंत्री परिषद ना लिख करके मंत्रिमंडल लिखेंगे। ठीक है, हालांकि आप मंत्री परिषद का अनुच्छेद बताइए। कभी अगर आपसे पूछे कि मंत्रिमंडल किसके प्रति जवाबदेह होती है तो हमेशा उत्तर याद रखिएगा, लोकसभा के प्रति। इनके बारे में कहा जाता है कि ये एक नाव में डूबते हैं, एक नाव में तैरते हैं। इसका मतलब है एक ही स्थितियों से होकर के गुजरते हैं। किसी एक मंत्री की गलती जो है वो पूरे मंत्रिमंडल की गलती मानी जाएगी। यदि मान लीजिए मंत्रिमंडल है तो वो संपूर्ण लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। लेकिन अगर पूछे मंत्री व्यक्तिगत रूप से, ये मंत्रिमंडल मतलब हम बात कर रहे हैं समूह की, सामूहिक रूप से, तो जब भी पूछे सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह है तो लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर बच्चे कभी पूछ ले मंत्रिमंडल जो है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगा, या कोई भी मंत्री जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होगा, तो व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेदार होता है राष्ट्रपति के प्रति। भैया किसी भी मंत्री की नियुक्ति ना अंततः राष्ट्रपति ही करते हैं, और मंत्रियों को हटाते भी कौन है? राष्ट्रपति। हमको भले ही ये दिखे कि प्रधानमंत्री जी ने नियुक्ति करी है, तो भले ही प्रधानमंत्री जी की सिफारिश होती है, लेकिन अंततः नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं, और हटाने का अधिकार भी किसको होता है? राष्ट्रपति को ही। तो जितने भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वो सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति रखते हैं? लोकसभा के प्रति रखते हैं। लेकिन व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके प्रति रखते हैं? राष्ट्रपति के प्रति रखते हैं। अगर कभी क्वेश्चन बने कि मंत्री जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं तो वो राष्ट्रपति के प्रति हैं, और अगर कभी पूछे कि सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह हैं तो वो भैया किसके प्रति हैं? वह लोकसभा के प्रति हैं, निम्न सदन के प्रति हैं। चलो, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं ना, वही बात है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायित्व होते हैं तो किसके प्रति होंगे? लोकसभा कहाँ चली गई? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति। ठीक है, लोकसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से अगर दे दे, व्यक्तिगत रूप से दे दे तो फिर राष्ट्रपति, और नहीं तो फिर हमेशा लोकसभा।
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति, थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है लेकिन आप इसको इस तरह से समझिए। न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है ये पूछ रहे हैं। मान लीजिए कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। हमारे देश में जितने भी न्यायाधीश हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति। ठीक है, जब हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो हमारे पास हमारे देश में जो न्यायपालिका है वो कैसी है? एकीकृत है। हमारे यहाँ सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट को ही एपेक्स कोर्ट कहते हैं, अभिलेखों का न्यायालय भी कहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे। आगे चल करके अगली जो क्लास होगी ना, वहाँ पर हम लोग सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, स्टेट जो हाई कोर्ट्स हैं ना, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी एकीकृत न्यायपालिका है, अमेरिका के देश से ली गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, बीच में हमने हाई कोर्ट रख रखे हैं और नीचे लोअर कोर्ट रख रखे हैं, इसलिए ताकि न्याय प्रणाली सबको आसानी से प्राप्त हो सके। ठीक है, सब तक पहुँच आसानी से पहुँच पाए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में 33+1 ना कुल 34 न्यायाधीश हैं, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, CJI। राइट, 65 वर्ष में रिटायर होते हैं। ठीक है, और इसकी पूरी योग्यता के बारे में मुझे फिर अलग से जब क्वेश्चन आएंगे तो चर्चा की जाएगी। भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं ना, अपनी शक्तियों का। तो राष्ट्रपति के बारे में साफ साफ कहा गया है अनुच्छेद 53 में कि वह स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा अपने काम को करवाएगा। तो वह प्रत्यक्ष प्रयोग तो सीधे अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा, मंत्रियों द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल। बढ़िया प्रश्न है, आप मुझे बताइए कि राष्ट्रपति जो है वह अपनी ताकत का प्रयोग किसके माध्यम से करवाते हैं? क्या अपने आप से करते हैं और या क्या कहते हैं वो किसी से करवाते हैं? ए उत्तर होगा, या बी, या तो सी, या तो डी, बताइए। क्या वह स्वयं करते हैं या किसी से करवाते हैं? अनुच्छेद 53 एकदम डायरेक्ट ये बात कहता है कि प्रधानमंत्री, वो राष्ट्रपति स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा काम को करवाएगा, देश के सभी काम को करवाएगा। तो वो या तो सीधे करे और या तो अधीनस्थ व्यक्तियों द्वारा करवाए। ए सबसे बढ़िया विकल्प होगा। एक MP की सीट को लेकर रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार, ठीक है भैया, ये 60 दिन याद रखो, 60 दिन। अगर कोई भी व्यक्ति सदन का सदस्य है और लगातार 60 कार्य दिवस तक नहीं आया है, 60 डेज तक नहीं आया है, कार्य दिवस तक याद रखना, 60 दिन जिस दिन संसद चली हो, ठीक है, 60 दिनों तक अनुपस्थित है तो उसे सदन से निकाला जा सकता है। और 60 दिन को जब हम लोग ले आएंगे तो महीनों में 2 महीना कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, आप मुझे बताइए, ये बढ़िया प्रश्न है, इसका जवाब पहले आप देंगे फिर हम बताएंगे। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? याद करिए हमने पिछली कक्षाओं में क्या कहा था? CAG रिपोर्ट तैयार करता है और CAG रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति वह रिपोर्ट कहाँ रखते हैं? संसद में रखते हैं। और संसद की कौन सी समिति? लोक लेखा समिति जो है वो उसकी जांच करता है। लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है और लोक लेखा समिति फिर वह दोबारा रिपोर्ट ला करके लोकसभा के अध्यक्ष को देती है। किसको देती है? लोकसभा के अध्यक्ष। CAG का प्रावधान अनुच्छेद 148 में है। कहाँ से लिया गया है भैया? ब्रिटेन से लिया गया है। CAG का काम क्या है? यह किसी भी मंत्रालय की जांच कर सकता है, ऑडिट कर सकता है, ठीक है, और वह अपनी रिपोर्ट डायरेक्ट संसद में नहीं देता है बल्कि ले जाकर के राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति वह रिपोर्ट संसद में रखते हैं। ठीक है, और यहीं से प्रश्न एक बार और पूछा जाता है कि CAG को जो है लोक लेखा समिति का फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड भी कहा जाता है। ठीक है, फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा एक सही है? ठीक है ना, कौन सा एक सही है? 4 स्टेटमेंट दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है। नंबर 1 स्टेटमेंट कह रहा है कि धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। ठीक है, धन विधेयक, ये धन संपत्ति ना लेकर के ना बच्चे विधेयक लिख लो, ठीक है, तो बात बन जाएगी। धन संपत्ति नहीं, धन विधेयक रख लो।
धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, नहीं ये तो गलत हो गया क्योंकि लोकसभा में होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है। ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, वो चाहे तो ना भी पारित करें, वो ऑटोमेटिक पारित हो जाता है। ठीक है, राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। ठीक है ना, तो भैया एक ऑप्शन ए बचा, एक ऑप्शन डी बचा। आपके अनुसार कौन सा उत्तर होगा? मतलब कोई भी जो धन विधेयक है वो ए के अनुसार मतलब उसको जो है राज्यसभा उस पर कोई ताकत नहीं रखती, और या तो जो है कहा गया है कि उसे वापस कर सकती है। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से क्या करेक्ट उत्तर होना चाहिए? क्या करेक्ट उत्तर होना चाहिए? तो भाई शक्तिहीन है मतलब कोई भी बदलाव नहीं कर सकती, ये तो सही है। और वह सिफारिश तो दे ही सकती है, देखो वो सिफारिश करके वापस कर सकती है। हाँ, वो सिफारिश मानना अथवा ना मानना वो लोकसभा पर निर्भर करता है। ठीक है, तो वो पारित कर सकती है और या तो कुछ सिफारिशों के साथ वापस कर सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि उस सिफारिशों को लोकसभा माने और उसे बदलाव करे। ठीक है, तो ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। अब एक से ज्यादा विकल्प है तो आपको ई पर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपके लिए है, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद पर कौन आएगा? ठीक है, तो जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो यदि कभी अगर मान लीजिए किसी कारण से राष्ट्रपति काम को न कर सके तो राष्ट्रपति के काम को देखने के लिए कौन है? उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहें और राष्ट्रपति भी अनुपस्थित रहें तो जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा वह उनके काम को देखता है। और अगर तीन के तीनों अनुपस्थित हो जाएं तो जो अन्य न्यायाधीश है ना, अन्य न्यायाधीश हैं, उनमें से वरिष्ठता के आधार पर जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो काम को देखते हैं। तो इसका मतलब क्या कहा गया है? राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। और अगर तीनों नहीं रहते तो फिर अन्य न्यायाधीश वरिष्ठता के क्रम पर पद को संभालते। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति किसी कारण से इस्तीफा दे दे तो अधिकतम कितने माह के अंदर चुनाव करवा लेना आवश्यक होता है? 6 माह के अंदर। 6 माह के अंदर चुनाव करवा लेना आवश्यक होता है। मतलब कोई भी हमारे देश में कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति कितने दिनों तक अधिकतम बन सकता है? अगर वो राष्ट्रपति नहीं है तो भैया वो राष्ट्रपति का काम केवल 6 महीने तक अधिकतम देख सकता है, क्योंकि 6 महीने में नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अगर मान लीजिए किसी कारण से डेथ हो जाए राष्ट्रपति की और या तो वो इस्तीफा दे दें तो 4 साल का टेन्योर होता है वहाँ का। तो अगर मान लीजिए 1 साल बाद ही इस्तीफा दे देंगे तो बाकी जो 3 साल हैं वो पूरा का पूरा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। ठीक है, वहाँ पर बीच में मिड टर्म में चुनाव नहीं होते। लेकिन अपने यहाँ जैसे ही राष्ट्रपति का पद खाली होगा 6 माह के अंदर नया राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। ठीक है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद खाली है और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है, वही बात परेशान कर रहा है वो आपको। ठीक है, तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होंगे वो देखेंगे। भाई राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो काम को देखेंगे। ठीक है, अभी चर्चा इस पर हुई थी। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? आसान सा प्रश्न है, आप मुझे जवाब दे दीजिए तब मैं आगे बढ़ जाऊं। फटाफट बताइए। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो सदन का सदस्य नहीं है, तो ऐसा कौन सा अध्यक्ष है जो सदन का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो राज्यसभा का याद करिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है ना, जबकि वह उसका सदस्य तो होता नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल, बहुत आसान चीज़ें हैं। जब भी हम लोकसभा की बात करते हैं तो कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। और यह एक अस्थायी सदन है। प्रत्येक 5 वर्ष में जो है भंग कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री उनके मंत्रिमंडल के कहने पर राष्ट्रपति इसे भंग कर सकते हैं कभी भी। ठीक है, जो राज्यसभा है यह एक अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है और यह एक अस्थायी सदन है, मतलब कभी भी ना तो भंग हो सकता है ना तो कभी समाप्त हो सकता है। ठीक है, हर 2 वर्ष में, प्रत्येक 2 वर्ष में जो है इसके 1/3 सदस्य जो है पदमुक्त हो जाते हैं और इतने ही नए चुन लिए जाते हैं। इसलिए 2/3 सदस्य हमेशा ही बने रहते हैं, कभी भी यह सदन भंग नहीं होता है। ठीक है, तो प्रत्येक
कार्यकाल पूछा हुआ है राज्यसभा का, तो 6 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष नहीं भैया, एक बार में समाप्त होता है, 6 वर्षों में समाप्त होता है, नहीं, समाप्त होने का विषय नहीं है, बिल्कुल समाप्त तो होता ही नहीं है। कार्यकाल भले ही 6 वर्ष का सदस्य का होता है, लेकिन सदन थोड़ी समाप्त होता है, सदन तो परमानेंट है, ठीक है, अस्थायी है। जबकि यहीं से बच्चा एक बात ध्यान रखना, जो विधान परिषद है ना, विधान परिषद भी एक तरीके से अपना अस्थायी सदन है राज्य का, लेकिन इसमें एक कैच यह है कि विधान परिषद कभी भंग तो नहीं होता, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो विधान परिषद अपने यहाँ से समाप्त करवा सकता है, आर्टिकल 169 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत, ठीक है। तो राज्यसभा, राज्य में विधान परिषद उच्च सदन है, अस्थायी सदन है, और केंद्र में राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है। दोनों 6 वर्ष का कार्यकाल रखेंगे, दोनों में 2 वर्षों में 1/3 लोग पदमुक्त होंगे, सब कुछ एक जैसा है, परमानेंट ये भी है, परमानेंट ये भी है। लेकिन जो राज्यसभा है ना, ये ना तो कभी भंग होगा ना तो कभी समाप्त हो सकता है, ना दोनों नहीं होगा, लेकिन ये कभी भंग तो नहीं होगा, जब रहेगा तो भंग नहीं होगा, लेकिन अगर सरकार चाहे उस राज्य की तो इसे समाप्त कर सकती है, तो वो समाप्त तो हो सकता है, भंग नहीं हो सकता, ठीक है। अगला प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यसभा को कोई भी भंग नहीं कर सकता भाई, ठीक है। राज्यसभा को एक अस्थायी सदन है ना तो भंग होगा ना तो समाप्त होगा। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि नंबर 1 है, सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं, अच्छा ये उत्तर होगा, या फिर इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए ये उत्तर होगा। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहते हैं। बी और सी दोनों, मतलब विघटित नहीं कर सकते और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, तो किस कारण से जो है इसे अस्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। आजीवन तो सदस्य होते नहीं भाई। अब बताइए, आप बी उत्तर देंगे, सी उत्तर देंगे और या तो डी उत्तर देंगे, आपके अकॉर्डिंग जो है कौन सा बेहतर उत्तर होगा? क्यों इसको अस्थायी सदन कहते हैं? इसको अस्थायी सदन कहने का एक ही लॉजिक है कि इसका कभी विघटन नहीं हो सकता, ये कभी समाप्त नहीं होगा। इस कारण से नहीं कि 2 वर्ष में 1/3 लोग क्या कहते हैं वो पदमुक्त होते हैं, तो इसका कारण है कि हम इसको अस्थायी सदन कहते हैं। नहीं, अस्थायी तो एक ही वजह से कहते हैं कि ये कभी समाप्त नहीं होता, विघटित नहीं होता, ना डिसॉल्व नहीं होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, एकदम आसान सा प्रश्न है। पूछ रहा है कि 4 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, या कह रहा है 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, या कह रहा है 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, या आजीवन सदस्य रहते हैं। तो भैया आसान सा प्रश्न है कि 6 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। परमानेंट हाउस होता है, ना तो भंग होता है ना तो समाप्त होता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था में यह उच्च सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रति 2 वर्ष में 1/3 लोग पदमुक्त होते हैं और उतने ही लोग नए चुने जाते हैं। भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। किसका? भारत का प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का है कि राज्य सरकार का मुखिया है, कि राज्य तथा केंद्र दोनों का मुखिया है, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रधानमंत्री किसका मुखिया है? ए, बी, सी और डी में से क्या लगाना चाहेंगे आप बताइए? प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है, राज्य का अथवा केंद्र का? ठीक है, तो आप बोलेंगे भाई सर बी वाला लगा दीजिए, केंद्र सरकार का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, सरकार का प्रमुख होता है, बहुमत दल का नेता होता है। सामान्यतः लोकसभा से जो है वो चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा से भी हो सकता है। कम से कम आयु जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने के लिए, ठीक है। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति चाहिए होती है? मतलब वित्त विधेयक, यहां पर बात हो रही है वित्त बिल मतलब मनी बिल, वित्त विधेयक के बारे में, के लिए किसकी पूर्व अनुमति चाहिए? क्या प्रधानमंत्री की पूर्व अनुमति चाहिए, या वित्त मंत्री की चाहिए, या भारत के राष्ट्रपति की चाहिए, या किसी की भी अनुमति नहीं चाहिए? तो याद करिए, वित्त विधेयक कहां पेश होता है? केवल लोकसभा में। किसकी पूर्व अनुमति से? राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से जो है केवल लोकसभा में पेश होने वाला बिल है मनी बिल, ठीक है। आसान सा प्रश्न है, बताइए राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति राष्ट्रपति होता है, या उपराष्ट्रपति होता है, या प्रधानमंत्री होता है, या लोकसभा का अध्यक्ष होता है? आपके हिसाब से क्या उत्तर होगा बताइए? आसान सा प्रश्न है। आप कहेंगे सर राज्यसभा का पादेन अध्यक्ष कौन होता है? सभापति, उपराष्ट्रपति होता है। देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष को हम स्पीकर बोलते हैं और राज्यसभा के अध्यक्ष को हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, मतलब सभापति बोलते हैं। प्रेसिडेंट का मतलब यहां पर है सभापति, सभापति।
और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीकर। तो लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कहलाते हैं, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष है वो सभापति मतलब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपसभापति कहलाते हैं। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत करने ना, ये यहाँ पे एक चीज़ और होनी चाहिए थी, को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है? मनोनीत करने का अधिकार तो हमारे राष्ट्रपति के पास है भाई, ठीक है। 2 एंग्लो इंडियन जो है मनोनीत होते थे। हालांकि 2020 में एक संविधान संशोधन किया गया और कहा गया कि अब आंग्ल भारतीयों का मनोनयन नहीं होगा, लेकिन सरकार का कुछ रुख ऐसा लग रहा है कि वो वोट बैंक को देखते हुए इसे अभी और 10 साल के लिए आगे बढ़ा देंगे। तो अभी तक तो कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है, लेकिन अगर बढ़ा देंगे तो फिर जैसे 2 लोग लोकसभा में मनोनीत होते थे राष्ट्रपति द्वारा, वो मनोनीत होते रहेंगे। राष्ट्रपति अभी तक कुल 14 लोगों को मनोनीत करते हैं, 12 लोगों को कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा से राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में। लेकिन अगर यह संशोधन लागू हो जाता है तो अब की जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है इसी वर्ष, उसमें फिर एंग्लो इंडियन मनोनीत नहीं होंगे। बट अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि 10 साल के लिए बढ़ा देंगे तो मनोनीत होंगे, ठीक है। तो ये जो भी डिसीजन होगा ध्यान रखिएगा, अगर मनोनीत करेंगे तो कौन करेंगे? राष्ट्रपति। चलो, भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री हैं या विरोधी दल के नेता है और या भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे बताइए आपके अनुसार? भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होंगे? भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष या कार्यपालिका प्रमुख या एग्जीक्यूटिव हेड, तो भैया कौन होंगे? राष्ट्रपति। जिन्होंने राष्ट्रपति उत्तर लगाया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं, देश के अध्यक्ष हैं, संवैधानिक प्रमुख हैं, ठीक है। चलो, और हम एक गणराज्य क्यों हैं? हम एक गणराज्य क्यों हैं? हम एक रिपब्लिक क्यों हैं? क्योंकि हमारे देश का राष्ट्रपति जो है आनुवंशिक नहीं है। हमारे देश का राष्ट्रपति चुना जाता है अप्रत्यक्ष तरीके से, एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? ठीक है, केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? बताइए। 283 नंबर क्वेश्चन, आपके हिसाब से क्या उत्तर होगा? भारत सरकार ने केंद्र सरकार की जो अधिशासी शक्तियां हैं वो किसमें निहित हैं? अधिशासी शक्ति आप समझ रहे होंगे, ऐसे समझिए कि पूरे देश का शासन संविधान के अनुसार कौन कर रहा है। तो भारतीय संविधान ने जो भी केंद्र सरकार करेगी वो किसके अंडर में करेगी, मतलब पूरे देश का जो शासन है वो कौन चला रहा है, एक तरीके से संविधान के रूप में वो कौन चला रहा है? राष्ट्रपति। भले ही वास्तव रूप में प्रधानमंत्री चला रहे हों, लेकिन अधिशासी जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो है राष्ट्रपति, ठीक है। एग्जीक्यूटिव हेड ऐसा ही मान लीजिए, अधिशासी प्रमुख का मतलब वही है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, मतलब लोकसभा वैसे तो 5 साल बाद भंग होती है, लेकिन चाहे तो 5 साल के पहले भी भंग हो सकती है। किसके द्वारा? 4 ऑप्शन है। राष्ट्रपति यदि कह दें अपने मन से, प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री अगर कहें अपने मन से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने विवेक से, स्वविवेक मतलब अपनी इच्छा से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो कोई भी अपनी इच्छा से नहीं करेगा भैया, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद कहेगी कि राष्ट्रपति जी आप इसे भंग कर दीजिए, तो राष्ट्रपति भंग करेंगे, वो भी किसके कहने पर? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर और प्रधानमंत्री उनकी कैबिनेट के कहने पर, ठीक है। तो ये आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आर्टिकल 74 की जब बात करते हैं आप, तो सर आप मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। तो यहीं से एक बात और ध्यान रखिए, मंत्रिपरिषद जो है वो अधिकतम मंत्रियों की संख्या उस सदन के कितना % हो सकती है? 15% हो सकती है। आप मुझे कमेंट करके या तो मतलब आता ना हो तो ढूंढ करके कमेंट करिए कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, संविधान संशोधन है जिसने मंत्रियों की अधिकतम सीमा 15% फिक्स की है। कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जिसने मंत्रियों की अधिकतम संख्या को फिक्स कर दिया है, वो भी कितना?
15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर किसी सदन में 500 लोग हैं तो मंत्रियों की संख्या, मतलब सर केंद्र में देखा जाए लोकसभा में अगर मान लीजिए 552 लोग हैं तो उसका केवल और केवल कितना परसेंट होगा, 15% ही मंत्री बन सकते हैं, उससे ज़्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, अधिकतम 15%। तो आप मुझे बताइए इस प्रश्न के जवाब से आप संतुष्ट होंगे। अगला प्रश्न आप बताइए। आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ये पूछना चाह रहा है कि जनरली भारत के प्रधानमंत्री होते हैं कहां से, संसद के सदस्य नहीं होते हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा के सदस्य होते हैं प्रधानमंत्री, राज्यसभा के सदस्य होते हैं, या दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ये पूछ रहे हैं कि जो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं वो सामान्यतः किस सदन से आते हैं या किस सदन के मेंबर होते हैं। तो आप मुझे बताइए कि वो सामान्यतः किस सदन के मेंबर होंगे, क्या वो लोकसभा के होंगे या वो राज्यसभा के होंगे, या तो हमेशा याद रखिए वो किसके होते हैं, लोकसभा, बहुमत दल के नेता, ठीक है। तो लोकसभा के मेंबर सामान्यतः होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि राज्यसभा के व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, नहीं, सामान्यतः वो लोकसभा के होते हैं। बाकी तो आपके मनमोहन सिंह जी राज्यसभा से थे, ठीक है, और वो प्रधानमंत्री भी थे। तो ऐसा नहीं कि मतलब लोकसभा जरूरी है, लेकिन जो है लोकसभा का सदस्य सामान्य रूप पर, आमतौर पर प्रधानमंत्री कहां से चुना जाता है, लोकसभा से ही चुना जाता है, उसी का सदस्य होता है। चलिए 2-4 प्रश्न और हैं, थोड़ा जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य जो संविधान के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करती है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो ये पूछ रहे हैं कि अनुच्छेद, मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, धारा, इन सब में से कौन ऐसा है जो संविधान के सिद्धांतों को बताता है या उसकी फिलॉसफी को बताता है। तो जब कभी भी आप संविधान की फिलॉसफी और सिद्धांत को एक जगह पर समेटेंगे तो एक लाइन में आप उसे संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना यह कहता है कि भारत के नागरिक सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं और वह भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाएंगे, समाजवादी बनाएंगे, पंथनिरपेक्ष बनाएंगे और लोकतंत्रात्मक बनाएंगे। याद करिए संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। इसमें समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देंगे, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की समानता, 5 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय, ठीक है, ये सारी बातें प्रस्तावना में कही गई हैं। तो इसका भी जवाब होगा प्रस्तावना। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है कि जो संविधान का उद्देश्य है, सिद्धांत हैं और दर्शन हैं, अगर आपको एक लाइन में समझना हो तो आप जाके देश की प्रस्तावना पढ़ लीजिए संविधान की। 1973 में केशवानंद भारती ने इस सवाल को उठाया कि प्रस्तावना को, ठीक है। तो भैया ऐसे जान लीजिए 1973 में केशवानंद भारती की बेंच आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच रही, 13 जजों की बेंच रही और इसने ही मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया और ये कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर कभी बदले नहीं जा सकते हैं। संविधान में परिवर्तन तो होगा लेकिन संविधान में कुछ ऐसी चीजें हैं मूल ढांचे के रूप में जो कभी बदलेंगी नहीं। तो उसी केस में यह भी निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसे बदला जा सकता है, ठीक है, संशोधित किया जा सकता है। और इसी के बाद 1973 के बाद 1976 में 42वें संविधान संशोधन में पहली बार प्रस्तावना जो है बदली गई और जिसमें अखंडता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष करके 3 शब्द जोड़े गए। हालांकि पहले समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष और उसके बाद अखंडता। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, फिर उसके बाद लास्ट में अखंडता शब्द। इसका मतलब 3 शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे संविधान की प्रस्तावना में, केशवानंद भारती के वाद के बाद ही, ठीक है। कहा गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो जैसे पूरा भाग बदलता है वैसे संविधान की प्रस्तावना भी बदलेगी। बस ध्यान रखेंगे कि मूल ढांचा खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में कहा गया है। तो मतलब निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया है बच्चे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। उत्तर हो जाएगा ए। राज्य का नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 के तहत है, ठीक है।
और यह देश में नीतियां बनाने में मदद करता है। सरकार अपनी नीतियां इसी भाग के अनुसार बनाती है और यही भाग नीति निर्देशक तत्व जो है वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का उद्देश्य लेकर के आगे रहती है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे देश में कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, चलो अनुच्छेद 44 आप जानते हैं नीति निर्देशक तत्व के तहत ही है और ये यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न का जवाब। भारत द्वारा धर्मनिरपेक्षता स्वीकार किए जाने के कारण भारतीय नागरिक को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? ये पूछ रहे हैं धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है। ए ऑप्शन है कि अपनी इच्छा से धर्म को मानने की स्वतंत्रता। नंबर 2, स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार, धर्मनिरपेक्षता से स्वयं को अभिव्यक्त करने का अधिकार। तीसरा दिया है अपनी इच्छा अनुसार कई भाषा बोलने का अधिकार, संसद में चर्चाओं में भाग लेने का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। ये पूछ रहे हैं भारत द्वारा जब धर्मनिरपेक्षता शब्द स्वीकार किया गया तो इससे लोगों को क्या मिला? भारत एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब लोगों को कौन सा अधिकार मिला? तो भैया धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? भारत देश का कोई धर्म नहीं है ना, भारत का कोई धर्म नहीं है। तो जब भारत देश का कोई धर्म नहीं है तो इसका मतलब है भारत में जितने भी धर्म को मानने वाले होंगे उन सभी को भारत बराबर इज्जत देगा। अगर मान लीजिए भारत धर्म के आधार पर बना देश होता तो एक धर्म को ज़्यादा वैल्यू देता, लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब है जितने भी धर्म भारत में हैं सबको समान वरीयता मिलेगी, सबको समान संरक्षण मिलेगा। इसका मतलब जो चाहे अपने मन से अपने इच्छा अनुसार धर्म का पालन कर सकता है, यही धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्षता का तर्क है कि आप अपने मन के धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक आपको मौलिक अधिकार के तहत जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ है। चलिए, संविधान के निर्माताओं की सोच भारत के संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है? ना, बहुत आसान सा प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। अभी भी पहला प्रश्न बताया गया था कि संविधान के जो निर्माता हैं अगर उनके आदर्शों को देखना हो, उनकी सोच को समझना हो, उनके सिद्धांतों को समझना हो तो आप जा करके, क्या केवल मौलिक कर्तव्य पढ़ने से आपको समझ में आएगा? क्या नहीं। क्या केवल नागरिकता पढ़ोगे तो आपको पूरा उद्देश्य समझ में आएगा? क्या नहीं। क्या केवल मौलिक अधिकार पढ़ लोगे तो समझ में आएगा? क्या नहीं। लेकिन प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें उनका उद्देश्य समझ में आएगा कि हम वो संविधान बनाने वाले संविधान को कैसा चाहते थे। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न भी आपके लिए आसान था। अगला प्रश्न है, कौन सा भाग है जिसमें निर्माताओं की भावनाओं? सेम प्रश्न है, शब्द अलग अलग हैं, उत्तर वही होगा जो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। मतलब संविधान का कौन सा भाग इसके निर्माताओं की भावनाओं को दर्शाता है या उनके आदर्शों को दर्शाता है? मुझे लगता है आसानी से आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे कि हाँ सर वही प्रश्न है इसके पहले वाला। निम्नलिखित में से भारत के बारे में सही कथन का चयन करिए। 4 कथन दिए हैं, आपको एक बताना है कौन सा सही है। सही कथन, भारत एक ईश्वरीय देश है, मतलब भारत ईश्वर के नाम पर चलता है ऐसा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तीसरा कहा जा रहा है भारत में एक निश्चित राज्य धर्म है, मतलब धर्म निश्चित है। चौथा कहा जा रहा है न्याय केवल देश में रहने वाले भारतीयों को दिया जाता है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है ये पूछना है, ये पूछ रहे हैं। आपके हिसाब से क्या उत्तर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? देखिए, न्याय केवल देश में रहने वालों को तो दिया नहीं जाता। अनुच्छेद 14 के तहत न्याय की समानता है, चाहे देश के लोग अगर अपराध करेंगे तो सेम सजा, देश के विदेश वाले लोग अपने देश में अगर कोई गलती करेंगे तो अनुच्छेद 14 दोनों पर लागू होता है। ये तो है नहीं भाई। निश्चित राज्य का कोई धर्म तो है नहीं, ईश्वरीय देश तो है नहीं, तो हम एक पंथ निरपेक्ष देश हैं। उत्तर हो जाएगा बी। प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का अर्थ क्या है? हम कई बार बता चुके हैं, गणराज्य का मतलब है कि राज्य का मुखिया जो है वो जनता द्वारा चुना जाए, आनुवंशिक ना हो। ठीक है, तो देखो देश का सर्वोच्च पद जहां पर राष्ट्र अध्यक्ष आनुवंशिक होता है ना, वंशानुगत होता है, तो ये तो होगा नहीं। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले हैं। ठीक है, राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष, ये प्रत्यक्ष या परोक्ष है ना लिखा हुआ, या परोक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चुना जाता है।
राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक व्यक्ति में। नहीं, ये सब तो मामला है नहीं। देखो, आप जानते हो गणराज्य का मतलब है हमारे देश का मुखिया जो है वो किसके द्वारा चुना जाए। गणराज्य का मतलब है कि हमारे देश का मुखिया जनता द्वारा चुना जाए, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए और वो चाहे तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। आपके अकॉर्डिंग इसका जवाब आप क्या देना चाहेंगे? का ही अर्थ निम्नलिखित में से कौन इंगित नहीं करता है। एक्चुअली देखिए, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि कौन इंगित नहीं करता है ना। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि मतलब गणराज्य का अर्थ कौन नहीं बताता है। तो राज्य का मुखिया निश्चित रूप से प्रत्यक्ष या परोक्ष चुना जाएगा, ठीक है। आप इसके ऑप्शंस को ना वो कर लीजिए, मतलब एलिमिनेट कर लीजिए, और मैं आपको ऐसे समझा देता हूं इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका सही मतलब ये है कि गणराज्य का मतलब है हम एक रिपब्लिक हैं, और रिपब्लिक का मतलब है ऐसा देश जहां का जो अध्यक्ष हो वो आनुवांशिक ना हो, वो आनुवांशिक ना हो, ठीक है। मतलब वो जनता द्वारा चुना जाए, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। हम एक रिपब्लिक हैं, इसका मतलब है कि हमारे देश का मुखिया आनुवांशिक नहीं होता है। इन्होंने यही पूछा है कौन सा इंगित नहीं करता है, तो उत्तर तो हमेशा यही हो जाएगा क्योंकि सबसे नेगेटिव यही है। लेकिन बाकी 3 ऑप्शन जो हैं थोड़े से एरर हैं, इसकी वजह से गड़बड़ हो जा रहा है। तो उत्तर तो डी ही होगा कि मतलब वंशानुगत राजा होता है। तो वंशानुगत होता है, ये तो गलत स्टेटमेंट है। और यही पूछा है कि निम्नलिखित में से गणराज्य शब्द का अर्थ कौन निहित नहीं करता ना। लेकिन यहाँ पर कुछ वो टाइपिंग मिस्टेक होने के कारण एक बी और सी ऑप्शन में गड़बड़ हो रहा है, तो उत्तर 1 से अधिक चला जाएगा। तो मैंने आपको समझाया गणराज्य का मतलब यही है कि अध्यक्ष आनुवांशिक ना हो, मतलब जनता द्वारा चुना जाए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। गणतंत्र सूचित क्या करता है? गणतंत्र मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब है, हाँ, इस ऑप्शन को यहां से समझ लीजिए, पिछले ही प्रश्न को यहां पे दिया है। जैसे देश का प्रधान वंशानुगत होता है, नहीं ना। गणतंत्र का मतलब, रिपब्लिक का मतलब है कि हम आनुवांशिक अध्यक्ष तो रखेंगे नहीं, ठीक है। कि देश का प्रधान संवैधानिक शासक है, देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधि है। ऊपर ये आपका उत्तर हो जाएगा कि देश का जो मुखिया है वो निर्वाचित है जनता द्वारा, चाहे प्रत्यक्ष रूप से और चाहे तो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। चलिए, आज हम लोग यहीं तक रखेंगे क्वेश्चन को, और इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, कॉपी पेन में नोट किया करिए, ठीक है। जो भी आपको ना समझ में आए, और समझ में आ रहा है तो ठीक है, आप इसे समझ लीजिए और बेहतर भी रहेगा आपके लिए फिर तो, और रिवीजन भी क्विक हो जाएगा, ठीक है। प्रश्नों से गुजरना बहुत ज़रूरी है अगर आपको परीक्षा में कॉन्फिडेंस ले आना है तो, ठीक है। केवल नॉलेज से तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। कैसी लगी क्लास आपको ये ज़रूर बता दीजिएगा। अच्छा भी रिव्यू दे सकते हैं, ख़राब भी, जैसे आपको लगे, ठीक है। एकदम बेहिचक आप बताया करिए, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तब पर भी बताएंगे। एक काम कर सकते हैं, आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुँचा दिया करिए। और अगर नए थे आप, आज पहले दिन इस लेक्चर में जुड़े थे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग जो वीडियोस डालें वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए। कल मिलेंगे अगली कक्षाओं में। थैंक यू।